देख रहे हैं। Site of the famous Kumbh festival often go. In addition to livestock verses, मतलब यहाँ से कौन बंद कर किसी ने पीक है दिखा तो क्या उसमें संस्कार क्या है सर रहने वेदा हम क्या है देखिए वेदा सर के हम करना और वो कच्चा पान परीक्षा के पढ़ाई करने के बाद का संस्कार गंगा नदी हाँ कीजिए 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 ना कीजिए। कीजिए आगे नेक्स्ट पूरा संस्कार जो गंगा से जुड़ा हुआ कीजिए और कीजिए। जुड़ा हुआ एकदम बहुत कम छोटी सी धारा है कि नहीं। अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएंगे? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? बहुत सारे और भी टॉपिक्स हम लोग चर्चा में लाएंगे। पहले हम लोग ये बात जान लें, गंगा रिवर के दोनों साइड बहुत सारे अलग अलग कर्म परफॉर्म किए जाते हैं। किए जाते हैं कि नहीं? ओके, जैसे कि शादी विवाह हो गया, मुंडन हो गया, श्राद्ध कर्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना हम लोग, परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। खास बात ये है कि जब भी हम लोग इन सब चीज़ों को करते हैं तो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल्स लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या लेके जाते हैं? प्लास्टिक बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन, ये सारी चीज़ लेके जाते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ओके, इन सब चीज़ों को लेके जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं, अपना काम करते हैं और फिर उसको वहीं पे छोड़ करके आ जाते हैं। वो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब वो अगर हम लोग वहाँ फेंकते हैं तो आप लोग जानते हो कि एक पॉलीथीन जो हम लोगों ने फेंका उसको डिकम्पोज होने में 300 से 500 साल लगने वाले हैं। एक पॉलीथीन हमने फेंका और कोई एक आदमी तो काम करता नहीं है ना, हजारों हजार लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं और डेली उन सब चीज़ों को वहाँ फेंका जा रहा है और किन्हीं को परवाह नहीं है हमारे नेचर को बचाने के लिए, किसी को इस चीज़ से मतलब नहीं है। हो क्या रहा है, इसके कारण हो ये रहा है कि हमारे रिवर्स के जो बैंक है वो इतने पॉल्यूटेड, इतने गंदे हो गए और जो फ्लो ऑफ वाटर है उसमें जैसे ही कचरा जाता रहेगा तो उसको तो ब्लॉक करेगा, रोकेगा। तो जहाँ फ्लड नहीं आना चाहिए वहाँ फ्लड चले जाएगा, जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ पानी सूख जाएगी, वहाँ पे होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हम लोग खुद कर रहे हैं। ओके, तो पहला चीज़ जो पहला इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, 2-3 स्लाइड और उधर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा और इधर आ जैसे जो कहानियां हम लोगों ने सुन के रखा है। एक कहानी तो आप लोग जरूर ही जानते होंगे। स्टार्टिंग में गंगा रिवर जब बहुत वेग में चलना स्टार्ट की, ऐसा माना जा रहा था पूरे पृथ्वी को बहा के लेके चले जाएंगे, तो भगवान शंकर ने अपने जटा में उसको बांध लिया। लाइक दैट स्टोरी सुना है हम लोगों ने बचपन में। ये स्टोरी मिथक है, रियलिटी इसमें नहीं है, वास्तविकता नहीं है। ओरिजिनल अगर हम लोग बात करें ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर, और भी बहुत सारी कहानी, बहुत सारे स्टोरीज हैं जो हम लोग को सुनाया जाता है बचपन से, ठीक है। अगर हम लोग ओरिजिनल बात करें गंगा रिवर के ओरिजिन की, कहाँ से गंगा रिवर ओरिजिनली निकलती है, कहाँ से निकलती है आप लोग पता होगा? हिमालय से, ठीक है। लेकिन उस जो ग्लेशियर है क्या नाम है उसका? गोमुख, ठीक है। और जिस जगह से निकलती है उस प्लेस को क्या कहते हैं? गोमुख। वेरी गुड, क्या कहते हैं? गोमुख। वहां से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, वहां से निकलती है। और इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा और इधर आ जाइए। गंगा रिवर स्टार्टिंग से ही नहीं है, ओरिजिनली गंगा रिवर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिवर्स है, 2 रिवर मिलकर के गंगा नदी बनती है। पहली कौन सी नदी है? नीचे से अलकनंदा और ऊपर से भागीरथी। कौन सी नदी? ABCD जानते हैं ना, कभी भी भूल जाएंगे तो याद रखना, A से अलकनंदा, B से भागीरथी। और जहां ये आके मिलती है वहां पे है देवप्रयाग। क्या है? और देवप्रयाग के बाद ही गंगा नदी कहलाना शुरू हो जाता है। समझ में आई बात? तो आज तो एक चीज सीख लिया ना आपने कि अलकनंदा और भागीरथी जहां आके मिली वो जगह है देवप्रयाग, और वहीं से क्या होता है? गंगा रिवर शुरू हो जाता है। इस नाम से वो रिवर जाना जाने लगता है, ठीक है। अब यहाँ से जो ट्रैवल करके ये पहुंचती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। तो ये टोटल डिस्टेंस लगभग 2557 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ओके, समझ में आई बात? अब इतना लंबा दूरी तय करके ये रिवर यहाँ तक पहुंचती है और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आया था एक वन, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं,
गंगा रिवर के गंगा जल के विषय में हम लोग जानते हैं कि क्या ये पानी कैसा होता है? हाँ, बहुत दिन तक क्या होता है ये? खराब नहीं होता, साफ सुथरा एकदम शुद्ध पवित्र रहता है ना। तो इसके पीछे क्या कारण है? औषधीय गुण रहता है। व्हाट्स द रीजन? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ऐसा क्या कारण है कि ये पानी बहुत दिन तक एकदम साफ सुथरा रह पा रहे, मेंटेन कर पा रहे हैं? बोलिए। बहुत से पेड़ पत्ते औषधीय। ठीक है, एक कॉमनली नोन चीज जो आप लोगों के दिमाग में अभी भी है, मैं बताता हूँ। ये इसका ओरिजिन जहाँ से है वहाँ पे क्या है, बहुत सारे हर्ब्स के प्लांटेशन है जहाँ से वो पानी होकर गुजरती है, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पहले ही पाए जाते हैं, जिसके कारण ये पानी बहुत दिन तक साफ सुथरा रह पाता है। खास बात ये है, जो साइंटिफिक रीजन इसके पीछे, यहाँ पाया था एक वायरस जिसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं? और एक बैक्टीरिया पाया था जिसको कहते हैं विबेरियो बैक्टीरियो। अब ये क्या करता है, स्पेशली इसमें कोई भी और ऑर्गेनिज्म को पनपने नहीं देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर वो डिस्ट्रॉय कर देगा तो पानी बहुत दिन तक साफ सुथरा रह पाएगा कि नहीं? तो इसी के कारण क्या, हमारा जो गंगा जल है वो बहुत दिन तक एकदम साफ सुथरा, क्लीन एंड प्योर रहता है। समझ में आई बात? ये साइंटिफिक रीजन है। ओके, अब आगे बढ़े। इस नदी, गंगा नदी क्या है, बहुत सारे लोगों का आजीविका का स्रोत है। क्या है ये? आजीविका का स्रोत, मतलब लाइवलीहुड बहुत सारे लोगों का इस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे हम लोग जानते हैं कि का आजीविका का स्रोत कैसे, इसमें जैसे कि यहाँ परफॉर्म किया जाता है गंगा आरती, देखा आप लोगों ने? कहाँ देखा? वाराणसी में भी देखे होंगे। अगर NIT घाट कोई गए होंगे पटना में, ठीक है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, गांधी घाट जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी गंगा आरती होती है सैटरडे की इवनिंग में। समझ में बात? ये सब चीज़ यहाँ पे होता है। अब इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है वो कहाँ, कहीं न किसी शॉप से मिलेगा, दुकान से मिलेगा, और वो दुकान कहाँ होंगे? गंगा किनारे। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का पूरा, और जो फिशिंग करते हैं उनका भी जीवन किस पे आश्रित होगा? पूरा का पूरा गंगा रिवर पे। तो इन सारे लोगों का पूरा जीवन, जीविका, आजीविका ही चलता है किससे? गंगा नदी। समझ में आई बात? इसका मतलब ये है कि गंगा रिवर सिर्फ एक रिवर नहीं है, बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड भी इस पे डिपेंड करता है, आजीविका का स्रोत भी इस पे डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उनसे निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो क्या करते हैं, सीधे के सीधे गंगा नदी में हम लोग डिपॉजिट करते हैं। यहाँ से भी, इस शहर में भी जो बहुत सारी नदी नालियाँ होंगे, वो सारे के सारे नाले किस में जाकर के डिपॉजिट करते हैं? गंगा रिवर में। कहीं ना कहीं हम लोग जब छठ के मौसम में आप लोग जाते होंगे, कॉमनली तो नहीं जाते होंगे, लेकिन छठ में तो जरूर गए होंगे, और तब जब देखा होगा तो आपको उसमें डुबकी लगाने तक का मन नहीं करता होगा। क्यों? इतना गंदा पानी हो चुका है। ओके, अब वो गंदगी फैला कौन रहा है? हम लोग फैला रहे हैं। झेलना किसको पड़ेगा? हम लोग को ही पड़ेगा। अब क्या क्या झेल रहे हैं, कैसे कैसे झेल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब दें तब भी हमारी नदी क्या रह सकती है? साफ सुथरा, सुरक्षित रह सकती है। कैसे? टूरिज्म तो गंदे जगह पे होगा नहीं ना। तो टूरिज्म अगर अच्छे से, जैसे कि गांधी घाट पे आप जाएंगे, NIT घाट पे, तो वहाँ आप देख सकते हैं बोटिंग का फैसिलिटी हो चुका है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी वहाँ पे है। मतलब कि गंगा, जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखे होंगे ना, समुद्र के किनारे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चलते रहते हैं, उसमें बैठ के लोग खाते पीते हैं। ये सारा चीज़ भी हम लोग को यहाँ रिवर राफ्टिंग हो गया, इन सब चीज़ों को भी हम लोग यहाँ गंगा रिवर में ही एंजॉय कर सकते हैं। धीरे धीरे इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, बात कर रहे थे, इसको कहते हैं सुंदरवन। कौन सा वन? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश के नीचे और बंगाल के नीचे वो पूरा का पूरा जो रीजन है, डेल्टा एक क्षेत्र, उसको कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। समझ में आई बात? ओके, अब खास बात ये है कि एक नाम और आपने सुना होगा जिसको कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। नाम सुना है ना? रॉयल बंगाल टाइगर का नाम सुना है ना? वो जो टाइगर है स्पेशली पाया जाता है इसी सुंदरवन डेल्टा में। मतलब इसी का ये क्षेत्र, ये पूरा का पूरा रीजन, इसी में स्पेशली ये रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। और बाकी अलग अलग स्पेसीज है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मतलब सदाबहार वन। नाम सुना है ना? पूरे साल जिसमें हरियाली रहती है, सदाबहार वन वही कहलाता है। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है यहीं पे इसी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। खास बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये इंडिया का मैप है, बिहार कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। अगर इस पानी को हम लोग यहीं से गंदा करना स्टार्ट कर देंगे, ये पानी जब बह के यहाँ तक पहुँचेगी तो इन सारे स्पीसीज के लाइफ इंडेंजर्ड हो जाएंगे कि नहीं? सब पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? मतलब हम लोग गंदा यहाँ कर रहे हैं और प्रभाव कहाँ कर रहा है? सुंदरवन में। समझ में आ रही बात? कितना माइन्यूट चीज़ है, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 2-3 चीज़ें और मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या करना पड़ेगा उसके विषय में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। क्या देखिए, क्लाइमेट चेंज का नाम सुना है हम लोगों ने? जलवायु परिवर्तन का नाम सुना है? जलवायु परिवर्तन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आता है। क्या आता है वो चीज? ग्लोबल वार्मिंग आता है ना। ग्लोबल वार्मिंग सुना है नाम आप लोगों ने? क्या होता है बताएंगे? तापमान में वृद्धि होता है।
हाँ ठीक है, वृद्धि क्यों होता है? ग्लोबल वार्मिंग के चलते। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक स्पेशली है, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी गैसेस। इस ये जैसे इंक्रीज होगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है? 0.003। वेरी गुड। 0.03 से 0.04 के आसपास एटमॉस्फेयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इतना ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ा सा 0.005 तक अगर बढ़ा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जून जुलाई के मौसम में रह पा रहे हैं क्या कंफर्टेबल? पाता है, घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। थोड़ा सा सिर्फ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा और हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो हुआ यहाँ पे पाया जाता बहुत मोटे मोटे चादर, किस चीज़ का? बर्फ का। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो सबसे पहले क्या होना स्टार्ट होगा? बर्फ पिघलना शुरू करेगा। और यहाँ जो बर्फ थे वो सारे के सारे पिघल चुके हिमालयन रीजन में, और यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो अब सिर्फ डेजर्ट टाइप का कुछ बचा हुआ है। ठीक है। इतने सारे अमाउंट में जब यहाँ से बर्फ पिघलेगा, पानी बनेगा, तो वो पानी जहाँ पे पहुँचेगा इतना ज़्यादा अमाउंट में, तो वहाँ क्या होगा? बाढ़ आ जाए, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये एक चीज़ हमने डिस्टर्ब किया और पूरा का पूरा चैनल, पूरा का पूरा सीरीज ही डिस्टर्ब करके नेचर हमारे सामने रख देती है। समझ में आई बात? तो हमको क्या करना पड़ेगा अपने तरफ से? थोड़ा लिखा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा सब लोगों ने। यहाँ के स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वॉलंटियरली सर्विस देते हैं। बहुत सारे और कॉलेज के भी स्टूडेंट्स वॉलंटियरली सर्विस देते हैं। करते क्या है, जहाँ भी गंदगी दिखती है इन्हें रिवर के दोनों साइड पे या फिर कहीं भी, उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करके डस्टबिन में क्या करते हैं, डस्टबिन तक पहुँचा देते हैं बिना कोई फी के, बिना किसी पैसे के। समझ में आई बात? तो ये जो वॉलंटियरली सर्विस देते हैं, क्यों? क्योंकि इनको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ आवर रिवर, इनको पता है नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो ये सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं और सब चीज़ को क्या करते हैं, जो भी कचड़े हैं, कूड़े हैं, उन सबको इकट्ठा करके डस्टबिन तक पहुंचा देते हैं। समझ में आई बात? और भी बहुत सारे बोले। वेरी गुड। इसको स्पेशली कहते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। क्या कहते हैं? मतलब गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन। समझ में आई बात? ये प्योर वाटर में रहने वाली डॉल्फिन है। खासियत इसकी यही है, साफ सुथरा पानी में रहने वाले स्वीट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अब ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में से, इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब ये अब ये विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। ऐसा क्यों हुआ है? हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ेगा तो हम लोग कंफर्टेबल फील करेंगे? Will you feel comfortable? No, never. Okay. इसी तरह से इसको जिंदा रहने के लिए जितना प्योरिटी ऑफ वाटर चाहिए, वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा कचरा कर दिया, पूरा गंदा कर दिया। बहुत कम अमाउंट में प्योर वाटर मिलता है, जिसके कारण अब इसका सर्वाइवल भी यहाँ पे इम्पॉसिबल सा हो गया। मतलब आने वाले कुछ ही साल में अगर हम लोगों ने स्टेप नहीं उठाए तो ये सारे के सारे स्पीसीज क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो जाएंगे। अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज है और धीरे धीरे आने वाले समय में मतलब आने वाले जनरेशन को ये देखने तक को नहीं मिलने वाला है। समझ में आई बात? जो हम लोग कर चुके थे, खुद से कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे। कोई और अगर फैला रहा है तो एक बार उसको जरूर टोकेंगे। उसको सीधे मना करेंगे तो आपसे झगड़ पड़ेगा, लेकिन आपको एक बार उसको जरूर टोकना है, क्योंकि वो हमारे लिमिट में आता है। कि एक बार अगर उसको वार्न करेंगे कि हम लोग अगर ऐसा कर रहे हैं आप, तो सिर्फ यहीं पे हम लोग गंदा कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखने को मिल सकता है? सुंदरबन में। समझ में बात? और उसमें सेवरल स्पीसीज जो इनरोल है, सारे के सारे जीवन को हम लोग यहीं से पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा चीज और तीसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिवर को बचाने के लिए, इसको फिर से रिजुविनेट करने के लिए, फिर से इसको क्या करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवर के दोनों किनारों पे अगर हम लोग प्लांटेशन करना स्टार्ट कर दे, पौधा लगाना स्टार्ट कर दे, तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ प्लांटेशन होता है वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ इवापोरेशन का रेट भी क्या होगा? कम हो जाएगा ना। इवापोरेशन का रेट कम होगा मतलब पानी ज़्यादा तक वहाँ पर रह पाएगी नहीं, पानी ज़्यादा तक वहाँ पे होल्ड करेगा ना इसका। और तीसरी बात ये होगी, जैसे हम लोग प्लांटेशन करेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी ऊपर आएगा। इसका मतलब अगर सिर्फ हम लोग प्लांटेशन दोनों बैंक्स पे करना स्टार्ट कर दे तो रिवर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब अभी जो पतली धाराएं हम लोग देख पा रहे हैं अपनी नदियों में, वो धीरे धीरे उसमें पानी का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो एक स्टेप अगर हम लोग मिल के लें, कोई एक व्यक्ति लेंगे ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। अगर मिल के हम लोग लेना स्टार्ट करें तो उसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ ही सालों में हम लोग को देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। एक लास्ट चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि अर्थ गंगा के विषय में है, मतलब कैसे हम लोग अपने पैर पे भी खड़ा हो सकते हैं गंगा रिवर को इस्तेमाल करके, उसके पानी को इस्तेमाल करके। हम लोग जानते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। ठीक है। गंगा जल में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है अच्छी मात्रा में। अगर उसको हम लोग अपने कल्टिवेशन पे
लगाना स्टार्ट कर दें, अपने एग्रीकल्चर में उस पानी को डालना स्टार्ट कर दें, जो वेजिटेबल्स हम लोग उगाएंगे उसमें डालना स्टार्ट कर दें, तो जो फ्रूट्स होंगे, जो फल होंगे या फिर जो वेजिटेबल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत अच्छे मात्रा में होंगे, बहुत ही न्यूट्रिशियस होंगे। दूसरी बात ये कर सकते हैं, अगर हम लोग मैन्योर की आवश्यकता हमको पड़ती है, हम लोग गोबर का इस्तेमाल करें, गोबर का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे यहाँ फल सब्जियों का जो कटा हुआ भाग है उसको अगर मिला करके कंपोस्ट तैयार करें और उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें अपने वेजिटेबल्स में, फल में, सब्जियों में, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो जो एग्रीकल्चर उस तरह से डेवलप होगा। वो कैसा एग्रीकल्चर होगा, ऑर्गेनिक, कैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलप होगा, जिसके कारण होगा क्या, धीरे धीरे करके हम लोग अपने पैर पे भी खड़े हो सकते हैं, सिर्फ हमारे गंगा नदी के पानी को इस्तेमाल करके और अपना थोड़ा सा वर्क बढ़ा करके। ठीक है, समझ में बात। तो इन सब इस तरह से अगर हम लोग इस्तेमाल करें अपने रिवर का और उसका देखभाल भी करें, ख्याल भी रखें, तो क्या होगा, आने वाले जनरेशन, जैसे हम लोग अभी तक रिवर देख पा रहे हैं, आने वाले जनरेशन को वो पतली धाराएं भी देखने को नहीं मिलेंगी, मतलब पूरी की पूरी तरह पानी सूखने वाला है। ठीक है, तो कम से कम अगर हम लोग इतना करें कि उसको क्या करें, उसको रिजुवनेट करने का कोशिश करें, अपना जो दायित्व है उसको निभाने का कोशिश करें, नेचर के प्रति जो हमारा डेडिकेशन है वो दिखाने का कोशिश करें, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसके इम्पैक्ट को हम लोग जरूर देख पाएंगे। इसीलिए हम लोग आपके सामने आए हैं और इन सब चीज़ों को आपको बता रहे हैं। ओके, मैं तन्मय देव आप लोगों से लेता हूँ विदा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा निकलो घर के लिए, कोई नहीं, ले लो फोटोग्राफ इसका मेरा।